प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ बेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू बेस, ठीक है, टू बेस या बेस ले लीजिए, मोर देन टू भी हो सकता है, हाँ ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ बेस, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ बेस क्या होता है, व्हेन two waves advances in the same medium, na? Then due to superposition of wave, at some point intensity of wave become maximum, at some other points intensity of wave become less, na? So this phenomena occurring in wave is known as superposition. ये wave phenomena क्या कहलाता है? Superposition कहलाता है। तो when two waves in the same phase, then their amplitude identical, or when they meet in opposite phase, then their amplitude subtracted, ठीक है। So intensity become maximum and minimum. So suppose one wave have amplitude A and another wave have amplitude B, ठीक है, and both meet in the same phase. Same phase mean देखिए ये ऊपर है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इनके सुपरपोजिशन से क्या होगा, एक थर्ड वेव बनेगी व्हिच हैव एम्पलीट्यूड इक्वल टू a प्लस बी, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड बी है, ये दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, तो जो थर्ड वेव बनेगी सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा ना, क्योंकि जिस मीडियम पार्टिकल पर ये वेव स्ट्राइक करेगा उसी पर ये स्ट्राइक करेगा, तो ये उस मीडियम पार्टिकल को a डिस्प्लेसमेंट देगा, ये b डिस्प्लेसमेंट देगा इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका a प्लस बी हो जाएगा ना। जब दो वेव जो है, एक वेव मानते हैं ऊपर है, ऊपर जा रही है, दूसरा नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, एक वेव क्या करें, मीडियम पार्टिकल को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरी नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, तो मीडियम पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ एम्पलीट्यूड जो है आपका a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, है ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा, माने एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपका a माइनस बी हो गया व्हेन दे मीट इन अपोजिट फेज, और यहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऐड हो जा रहा है, a प्लस बी हो जा रहा है व्हेन दे मीट इन सेम फेज ना। ये फिनोमेना आपको कहाँ मिलेगा बताइए, जैसे ऑर्केस्ट्रा में मिलता है, ऑर्केस्ट्रा में, तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक साथ ट्यून किए जाते हैं, बजाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हर साउंड के आपको क्या होते हैं बताइए, अलग अलग बेट मिलती है, हर साउंड का अलग अलग आपका, जैसे तबले का साउंड अलग मिलेगा, फ्लूट का अलग मिलेगा, है, और सितार का अलग मिलेगा, गिटार का अलग मिलेगा, वायलिन का अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से एक आपको अलग साउंड मिलती है जो कि स्वीट होता है, ये ना, और जो इंडिविजुअल वेव से ज़्यादा स्वीट होता है। देखिए सभी वेव का अलग अलग साउंड मिलता है, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन से एक जो है क्या होता है, एक ज़्यादा स्वीट साउंड मिलता है, इंडिविजुअल साउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्वीट होता है ना, ठीक है। तो वो जो साउंड होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स मिलता है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मिलता है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में तो बहुत सारे वेव्स चलती हैं, तबले की वेव चलेगी अपना, हारमोनियम का चलेगा, फ्लूट का चलेगा, वायलिन का चलेगा ना, ठीक है, गिटार सितार सबका चलेगा एक ही मीडियम में, ठीक है। और लेकिन सबके कॉम्बिनेशन से आपको एक साउंड मिलेगा जो कि इंडिविजुअल वेव से ज़्यादा स्वीट होगा, ठीक। तो ये एग्जांपल क्या बता रहा है बताइए, अच्छा जैसे सितार का वेव आपको अलग मिल रहा है, वायलिन का अलग मिल रहा है, फ्लूट का अलग मिल रहा है, तबले का अलग मिल रहा है, हारमोनियम का अलग मिल रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि तबले वेव्स ऑफ तबला इज नॉट अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ हारमोनियम ना, तबले की वेव जो है हारमोनियम की वेव से अफेक्टेड नहीं हो रही, अगर अफेक्टेड होती है तो आपको तबले की वेव आपको न मिलता है, हारमोनियम का वेव आपको अलग से न मिलता, ठीक है, और या
फ्लूइड का वेव आपको अलग सा नहीं मिलता है, ठीक। तो अलग अलग वेव, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग साउंड मिलना से ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि वन वेव्स नॉट अफेक्ट द अदर वेव ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, वन वेव नॉट अफेक्टेड द प्रोपेगेशन ऑफ द अदर वेव, ठीक है। और क्या देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऐड हो जा रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है ना। तो मीडियम पार्टिकल में ये सभी वेव साथ चलते हैं, तो सब अपने हिसाब से मीडियम पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल जो है सभी वेव से जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है उसके वेक्टर सम के बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या होगा बताइए। टू और मोर वेव्स कैन एडवांस इन द मीडियम विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर, टू और मोर वेव्स इन मीडियम कैन एडवांस without affecting to each other, net displacement of medium particle is vector sum of displacement produced by individual waves। जैसे मानते हैं यहाँ दो वेव दिखाया, बहुत सारी वेव हो सकती हैं। जैसे ये मीडियम पार्टिकल है, यहाँ पर हार्मोनियम की वेव पहुंचती है, वो मीडियम पार्टिकल को इतना डिस्प्लेसमेंट करती है, उसी मीडियम पार्टिकल को हार्मोनियम की वेव जो इतना डिस्प्लेस देता है। अब इसी पार्टिकल को तबले की वेव मानते इतना डिस्प्लेस करता है, ठीक है। गिटार की वेव इसको जब मानते इतना डिस्प्लेस करता है। तो ये आपका A1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, A2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, मानते A3 हुआ, A4 हुआ। तो इस मीडियम पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। मानते कोई वेव पहुंचती हो, इधर डिस्प्लेस कर दिया इसको, इसी पार्टिकल को A5 डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा बताइए। फर्स्ट A1, A2, A3 तो एक डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4 ये ऐड हो जाएगा। लेकिन A5 क्या है, नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ कीवर्ड 2 दिखाया, बट सुपरपोजिशन में अकर मोर देन 2 वेव्स हैं, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन क्या बनेगा सुपरपोजिशन का, टू और मोर वेव्स कैन एडवांस इन मीडियम विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर, और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। अलग अलग वेव जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। बात है कि एक वेव जो है एक मीडियम पार्टिकल को y1 डिस्प्लेस करता है, दूसरा y2 डिस्प्लेसमेंट देता है, तीसरी वेव जो है y3 डिस्प्लेसमेंट देती है, चौथी वेव y4 देता है, और nth वेव मानते y देता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज वेव्स, दीज n वेव्स हैं। तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो चलिए लीजिए, टू और मोर वेव्स कैन एडवांस इन मीडियम विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर। टू और मोर वेव्स कैन एडवांस इन मीडियम without affecting to each other, two or more waves can advance in a medium without affecting each other, without affecting to each other, affecting to each other, ठीक है। and net displacement of medium particle and net displacement of medium particle, net displacement of medium particle two or more waves can advance in a medium without affecting to each other, and net displacement of medium particle is vector sum of displacement, vector sum of displacement produced by individual waves,
displacement reduced by individual waves, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? Two or more waves can advance in a medium without affecting to each other, and net displacement of medium particle is vector sum of displacement reduced by individual waves. If first wave produce displacement y1 of any particle, and second wave produce displacement y2 of the same particle, and third wave produce displacement y3 of the same particle, and fourth wave produce displacement y4 of the same particle, and nth wave produce displacement y1 of the same particle. Then net displacement of medium particle vector y is equal to y1 vector plus y2 vector plus y3 vector plus y4 vector plus dot dot yn vector है, ठीक है। तो इसके नीचे ये चीज लिखा, इसके नीचे ये लिखा लिखे, ये फिगर बना लें, ठीक है। तो ये चीज आप जो है आप प्रैक्टिकली दे सकते हैं इन ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा में different musical instruments are placed together simultaneously. You get individual waves of individual instruments and get a split sound due to superposition of these waves. So, to receiving individual waves from individual instruments indicates that one wave producing emitting from one instrument is not affected by waves emitting from the other instruments हैं। एक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली वेव दूसरे इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली वेव को इफेक्टेड नहीं करती है। अगर इफेक्टेड करती है तो आपको क्लियर साउंड न मिलता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट की क्लियर साउंड न मिलता है। जैसे तबले की आपको क्लियर अलग साउंड मिलती है, हारमोनियम की अलग मिलती है ना, फ्लूट की अलग मिलती है। अगर एक दूसरे को इफेक्टेड करते हैं तो आपको तबले का साउंड क्लियर अलग नहीं सुनाई पड़ता है, या फ्लूट का साउंड आपको अलग नहीं सुनाई पड़ता, हारमोनियम का साउंड आपको अलग नहीं सुनाई पड़ता है। तो इंडिविजुअल वेव्स का अलग अलग साउंड सुनने का मतलब है कि दीज वेव्स आर नॉट अफेक्टेड टू ईच अदर है, एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करते, सब एक साथ चलते हैं, लेकिन सब अपने हिसाब से डिस्प्लेस करते हैं। इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल क्या हो जाता है, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स हो जाता है, ठीक है। और नेट डिस्प्लेसमेंट से जो वेव बनती है उसकी जो स्वीटनेस होती है इन सभी वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन है, काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, काइंड्स ऑफ सुपरपोजिशन है। तो देखिए आप जैसे वेव दो वेव चल रहे हैं, जैसे दो वेव चल रही हैं तो इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है ना। जैसे एक वेव है आपकी, एक वेव है, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है या इनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और ये जो है किसी फ्री मीडियम में चल सकती हैं या फिर किसी बाउंडेड मीडियम में चल सकती हैं, ठीक है। तो जैसा कंडीशन होता है उस हिसाब से इंटरफेरेंस हो जाता है, अरे उस टाइप से सुपरपोजिशन हो जाता है। तो जैसे पहली कंडीशन में क्या है, वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी है, दोनों वेव जो है ये फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, और इनके एम्पलीट्यूड जो है अप्रोक्सीमेटली सेम है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है, ठीक है, या एग्जैक्टली सेम है। अप्रोक्सीमेटली सेम या एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। एंड बोथ एडवांसेस इन द सेम डायरेक्शन। और क्या कंडीशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बोथ एडवांसेस इन द सेम डायरेक्शन, बोथ एडवांसेस इन द सेम कंडीशन, इन द सेम डायरेक्शन, एडवांसेस इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये कंडीशन होगा, ठीक है, हाँ, इफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी and same amplitude or approximately same amplitude
advances in the same direction. Then due to superposition of these waves, at some point intensity of wave become maximum. कुछ पॉइंट पे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. एंड एट अदर सम पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ वेव बिकम जीरो या लीस्ट. अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो जीरो हो जाएगा. हाँ, तो जैसे मानते हैं कोई हाल है, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहाँ पर कोई लिसनर बैठा होगा तो उसको क्या होगा, और तेजी से साउंड मिलेगा. और जहाँ पर इंटेंसिटी अपोजिट फेस में मिलेगी वेव, वहाँ इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. वहाँ पर बैठे हुए लिसनर को कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा. ठीक है. तो इस टाइप का जो सुपरपोजिशन होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस. तो एक सुपरपोजिशन से क्या होगा, इंटरफेरेंस मिलेगा, इंटरफेरेंस. ठीक है. तो ये चीज जो है जैसे बड़े बड़े हॉल में होता है, लेक्चर हॉल या म्यूजियम या पिक्चर हॉल में सब में मिलेगा. ठीक है. तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे पिक्चर हॉल है या जो है लेक्चर हॉल है, तो इन सबके वॉल है पोरस रखे जाते हैं, या सीलिंग रूम जो है पोरस रखा जाता है. ठीक है. तो रिजल्ट क्या होता है कि जो स्पीकर का साउंड होता है वो वॉल से एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है. और अदरवाइज वॉल से रिफ्लेक्टेड वेव के भी सुपरपोजिशन होगा. और सम पॉइंट पर चूंकि एक ही सोर्स है, तो एक ही सोर्स से जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, एम्पलीट्यूड भी लगभग एक ही रहेगा ना. तो जब उनका सुपरपोजिशन होगा तो ये कंडीशन बन जाएगी. ठीक है. तो हाल में बैठे हुए कुछ पर्सन को साउंड मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा. ठीक है. तो इसलिए इस फिनोमेना को अवॉइड करने के लिए, इस फिनोमेना को रिमूव करने के लिए क्या कहते हैं, वॉल्स को पोरस रखा जाता है. कभी पिक्चर हॉल में देखिएगा तो वॉल्स क्या होती है, पोरस होती है, जगह जगह होल रहता है. ठीक है. या रूफ जो होल में होल रहता है, पोरस रखा जाता है. जब पोरस होगा तो वेव्स आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है. तो सुपरपोजिशन में एक सुपरपोजिशन आपका क्या है, इंटरफेरेंस है. सुपरपोजिशन की एक कंडीशन क्या है, इंटरफेरेंस है. तो इंटरफेरेंस क्या होता है, when two or more waves having same frequency and same amplitude advance in the same direction, then at some point intensity of wave become maximum and at some point intensity of wave become least. ठीक है. तो this phenomena occurring in wave is known as interference. ये phenomena क्या कहलाएगी, इंटरफेरेंस कहलाएगी. ठीक है. तो अच्छा दूसरा क्या है, चलिए इसको लिख लीजिए. when two or more waves, when two waves, when two waves having same frequency, इंटरफेरेंस में देखिए, when two waves having same frequency and same amplitude advances in the same direction. Same amplitude advances in the same direction. Then due to superposition of these two waves, superposition of these two waves, these two waves, intensity of waves at some point become maximum. Intensity of waves at some point, intensity of waves at some point become maximum. Become maximum.
ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। मेरे को लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ का एनर्जी मिल रही, जुड़ रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस, ठीक है। और एंड at other some point and at other some point at some other point intensity of wave become least. Intensity of waves become least, waves become zero or least, become zero or least, known as destructive interference। ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही, लॉस हो रही, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और दिस फिनोमेना नोन एज इंटरफेरेंस है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। So when two waves having same frequency and same amplitude advances in the same direction, then due to superposition of these two waves, intensity of waves at some point become maximum, and at other some other points, intensity of wave become zero or least. So this point is known as point of destructive interference, or phenomena known as this phenomena is known as interference। This phenomena is known as interference, ये phenomena आपको क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड नेरो और सेम होनी चाहिए। देयर इज लॉट डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड, then interference occur, but construct points may not be clear, there is no contraction between point of destructive and or constructive interference। जहाँ का डिस्ट्रक्टिव होगा भी आपको इतना साउंड मिलेगा कि आपको पता नहीं लगेगा हो रहा नहीं हो रहा इंटरफेरेंस। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंस कम है तो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पर आपको लगभग जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। So you can decide, you can identify this is the point of destructive interference and this is the point of constructive interference। ठीक है, इतना रखते हैं, नहीं छूट जाएगा।